बड़ी खबर रख रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, 15 अप्रैल को 11 बजे शपथ ग्रहण होगा। देखिए, नई सरकार के शपथ ग्रहण को लेकर खबर सामने आ चुकी है। 11 बजे शपथ ग्रहण बिहार के सीएम का होगा। 15 अप्रैल को 11 बजे बिहार के नए सीएम शपथ ग्रहण कर लेंगे, जो इस वक्त जानकारी आ रही है। और धीरे धीरे अब तस्वीरें साफ होती हुई दिख रही हैं। एक तरफ बैठकों का दौर जारी है, दूसरी तरफ न्यूज 18 बिहार झारखंड आप तक एक एक तस्वीर पहुंचा रहा है, एक एक अपडेट आप तक रख रहे हैं। और इस वक्त आपको ये बड़ी खबर दे रहे हैं कि 15 अप्रैल को शपथ ग्रहण हो रहा है। 11 बजे का समय बताया जा रहा है। सुबह 11 बजे बिहार के नए सीएम शपथ ग्रहण कर लेंगे 15 अप्रैल को। और उससे पहले 14 अप्रैल यानी कल का दिन नीतीश कैबिनेट की आखिरी बैठक होने जा रही है। बैठक के बाद नीतीश का इस्तीफा होगा। उसके बाद बीजेपी की बैठक अलग से की जाएगी, जेडीयू अपनी अलग से बैठक करेगी, विधानमंडल दल की बैठक होगी, नेता का चुनाव किया जाएगा। इस प्रक्रिया के पूरे करने के बाद एनडीए की भी बैठक होगी। और अब देखिए तस्वीरें धीरे धीरे साफ होते हुए। आनंद ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। आनंद, 15 अप्रैल को 11 बजे बिहार के नए सीएम शपथ ग्रहण कर लेंगे, विस्तार से जानकारी दीजिएगा। आनंद, आपको आवाज मिल पा रही है? देखिए, हमारे साथ दिवाकर जी हैं सर। 15 तारीख को 11 बजे फाइनल जी सूत्रों से जानकारी मिल रही है। तो 15 अप्रैल को 11 बजे शपथ ग्रहण होने जा रहा है। बिहार के नए सीएम शपथ ग्रहण कर लेंगे। 15 तारीख को 11 बजे शपथ ग्रहण हो जाएगा। और आनंद लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, ब्यूरो चीफ दिवाकर जी भी उनके साथ मौजूद हैं। आनंद, जो चर्चा कर रहे थे कि ये फाइनल कर दिया गया है कि 15 अप्रैल को 11 बजे शपथ ग्रहण का कार्यक्रम होगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अब से कुछ देर पहले हमारे ब्यूरो चीफ ने बताया और आगे भी विस्तार से बताएंगे कि कौन चीफ गेस्ट होने वाले हैं। इसकी भी जानकारी हम अपने दर्शकों को देंगे। सर, 15 तारीख को 11 बजे शपथ ग्रहण का समारोह तय हो गया, लोक भवन में होगा। इसमें चीफ गेस्ट के तौर पे कौन आ रहे हैं? देखिए, अभी जानकारी मिली है प्रशासन को कि वीवीआईपी मूवमेंट हो सकता है। अभी प्रधानमंत्री की मुकम्मल तरीके से जानकारी नहीं मिली है। औपचारिक तौर पे प्रधानमंत्री की आधिकारिक जो जानकारी मिलती है कि प्रधानमंत्री का मूवमेंट होना है, तो हम लोग मानकर चल रहे हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री शायद आ सकते हैं। और एयरपोर्ट से लेकर लोक भवन तक जो है सुरक्षा के कड़े इंतजामात किए जा रहे हैं। पक्की सूचना मिली है कि 15 अप्रैल को 11 बजे नए सीएम पद एवं गोपनीयता की शपथ लेंगे और उनके साथ जो कैबिनेट के अन्य मंत्री होंगे वो भी शपथ लेंगे। तो वो संख्या क्या हो सकती है? बीजेपी की संख्या क्या हो सकती है और जेडीयू की संख्या क्या हो सकती है? एक जो जानकारी थी कि 11 बीजेपी और 9 जेडीयू, ऐसी कुछ जानकारी? जी बिल्कुल। पिछली बार सरकार ने अपना स्वरूप लिया था तो मुख्यमंत्री के तौर पे नीतीश कुमार ने शपथ लिया था और 2 डिप्टी सीएम के तौर पे बीजेपी से शपथ लिया था, विजय कुमार सिन्हा ने और सम्राट चौधरी ने। लगभग वही आंकड़ा रहेगा, 25 से 26 जो है स्ट्रेंथ होगा। और कुछ जो है मिनिस्ट्रियल बर्थ को खाली रखा जाएगा, क्योंकि कई राजनीतिक इक्वेशन होते हैं जो आकार लेते हैं। तो ऐसे में कुछ जो है पद खाली रखे जाएंगे, क्योंकि आप देखिए कि अभी राज्यसभा चुनाव में कुछ महागठबंधन के विधायकों ने भी सत्ता पक्ष की मदद की थी, तो उसको मद्देनजर रखते हुए और जातीय रणनीति के तहत। अच्छा सर, एक बड़ा दिलचस्प है, हम लोग सुबह से लगातार दिखा रहे हैं, अमूमन नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में जो मंत्री थे अमूमन वही दोबारा रिपीट हो रहे हैं अधिकांश। तो इसको कैसे देखा जाए? आखिर क्या मैसेज देने की कोशिश की जा रही है? देखिए, अगर जेडीयू के कोटे के मंत्रियों को देखें तो उसमें बहुत कुछ बदलाव नहीं होता है। आप 2020 के कैबिनेट को देखें या जब वो महागठबंधन के साथ मिलकर सरकार बनाई थी उन्होंने, उसमें आप देखिए, या फिर एनडीए के साथ उनकी वापसी हुई नीतीश कुमार के कैबिनेट को देखिए, तो जेडीयू में चेहरे ज़्यादा नहीं बदलते हैं। बीजेपी ज़रूर नए चेहरों को शामिल की थी जो 2024 की सरकार बनी थी, और 2025 में जब फिर नई सरकार गठित हुई थी तो वहाँ भी बीजेपी कोटे के मंत्रियों को आप देखिएगा कि जो अनुभवी और जो नए चेहरे हैं, चाहे युवा वर्ग के हों या महिला के हों, वो नए चेहरे शामिल हुए हैं। एक सर बड़ा दिलचस्प है कि जेडीयू कोटे के अगर आप तमाम मंत्रियों को देखें तो तमाम जो मंत्री बनाए जा रहे हैं वो अनुभवी नेता हैं, यानी कि अनुभव को तरजीह दी जा रही है। अगर निशांत कल के डेट में डिप्टी सीएम बनते हैं तो उन्हें एक अनुभवी टीम मिलेगी अपने पार्टी के।
अगर आप बीजेपी की लिस्ट देखते हैं तो उसमें युवाओं को भी प्रमुखता दी गई है। देखिए कई नए चेहरे शामिल हुए थे, श्रेयसी सिंह, लखेंद्र पासवान, संजय सिंह टाइगर, अरुण शंकर प्रसाद, तो ये सारे रिपीट होने वाले हैं। आसार है कि ये सभी रिपीट होंगे। जो संभावित मंत्रियों की सूची सूत्रों के मुताबिक जो हमें जानकारी मिली है उसमें ये सभी चेहरे रिपीट हो रहे हैं। मंगल पांडे जो अनुभवी के तौर पे शामिल होंगे, विजय कुमार सिन्हा अनुभवी के तौर पे शामिल होंगे। जेडीयू में अगर देखें तो जेडीयू में जमा खां जो है, अगर उम्र के मुकाबले देखिए, एक तरफ विजेंद्र प्रसाद यादव हैं, विजय कुमार चौधरी हैं, श्रवण कुमार हैं, लेसी सिंह हैं जो काफ़ी अनुभवी हैं, और उसके बाद अगर देखिए तो सुनील कुमार या जमा खां ये उनके मुकाबले जो है कम अनुभवी हैं। तो संयोजन दिख रहा है और नई सरकार में भी वही संयोजन। एक बड़ा दिलचस्प है, अगर मान लीजिए बीजेपी का मुख्यमंत्री होता है जिसकी चर्चा अब लगभग फाइनल स्टेज पहुंच गई है, तो पीछे बार बीजेपी की तरफ से 2 डिप्टी सीएम थे, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा। इस बार अगर सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम बनेंगे तो यानी कि डिप्टी सीएम की 2 कुर्सी जेडीयू तरफ जाएगी। तो ऐसे में अगर विजय सिन्हा के बारे में चर्चा करें जो डिप्टी सीएम है, उनकी भूमिका क्या देखते हैं? देखिए अभी तो चर्चा रही है कि निशांत कुमार डिप्टी सीएम होंगे, लेकिन जेडीयू ने अगर कोई फैसला किया है कि डिप्टी सीएम बनेंगे तो जाहिर सी बात है कि उसमें विजय कुमार चौधरी ही डिप्टी सीएम हो सकते हैं, दूसरे चेहरे। और बीजेपी जब नीतीश कुमार सीधे सीधे मुख्यमंत्री थे, बीजेपी को अपने कोटे में 2 डिप्टी सीएम मिले थे, तो हो सकता है कि ये स्थितियां बदलती हुई दिखाई देगी और उसके उलट जो है तस्वीर दिखाई देगी, सीएम बीजेपी के कोटे में आ जाएगा। और अगर कोई दूसरे डिप्टी सीएम की कहीं कोई तस्वीर उभरती है तो उसमें विजय कुमार चौधरी ही दावेदार हैं। अच्छा, एक जानकारी, चूंकि देखिए बीजेपी 20 साल के बाद बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा, तो बीजेपी अपने इस सरकार में क्या कुछ बड़ा मैसेज देने की कोशिश करेगी? मंत्रिमंडल की चर्चा होगी, लेकिन आपको क्या लगता है कि इस मंत्रिमंडल में क्या कुछ ऐसा कुछ नया करने जा रहा है बीजेपी, जिसकी चर्चा हो कि भाई बीजेपी की सरकार फुल फ्लेजेज बनी है तो इस बार तस्वीर कुछ अलग दिखेगी? देखिए बीजेपी के एक वरिष्ठ विधायक की माने तो उन्होंने कहा है कि बीजेपी की जो रूपरेखा है, आला नेतृत्व ने जो प्रदेश के नेताओं को, विधायकों को जो मूल मंत्र दिया है, उसमें उन्होंने कहा है कि सबसे पहला काम है लॉ एंड ऑर्डर को मुस्तैद रखना, लॉ एंड ऑर्डर की जो बदहाल स्थिति है उसको दुरुस्त करना। दूसरा काम है कि उद्योग का विस्तार करना, जिस तरीके से बीजेपी ने प्रॉमिस किया था कि बिहार के हर ज़िले में उद्योग का विस्तार होगा, नए सेटअप लगेंगे उद्योग धंधों के, तो उस पर फोकस होगा। और तीसरा फोकस होगा कि किस तरीके से रोज़गार क्रिएट किया जाए। तो ये 3 बिंदुओं पर बीजेपी फोकस करेगी। आने वाला समय, चूंकि नीतीश कुमार को लगातार हम लोग 20 सालों से कवर करते आए हैं, अब नीतीश कुमार का एरा एक तरीके से समाप्त हो रहा है। कल 11 बजे जब कैबिनेट की बैठक होगी और माना जा रहा है कि उसके बाद इस्तीफा दे देंगे, कैसे देखते हैं नीतीश कुमार की भरपाई संभव है? देखिए नीतीश कुमार ने जो लकीर खींची है वो काफ़ी लंबी है। नीतीश कुमार के लकीर को तो काटना मुश्किल है और नीतीश कुमार से लंबी लकीर खींचने की चुनौती होगी। नीतीश कुमार के बराबर भी अगर कोई लकीर खींचता है तो उसकी उपलब्धि मानी जाएगी। हमेशा डे 1 से जो है नए सीएम जो होंगे उनकी तुलना और उनका जो आकलन होगा नीतीश कुमार के पैरामीटर्स पे ही होगा। तो नए सीएम के सामने चुनौतियां हैं। 2 दशक से ज़्यादा नीतीश कुमार इस राज्य की बागडोर संभालें और नीतीश कुमार ने कई रिकॉर्ड स्थापित किए। लॉ एंड ऑर्डर को ड्रास्टिक चेंज करना, ओवरनाइट 2005 में वो आए और उम्मीद ही नहीं थी कि जंगल राज से निकाल के और कानून व्यवस्था की ऐसी स्थिति स्थापित की जाएगी। नीतीश कुमार ने किया और इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी नीतीश कुमार ने जो काम किया वो विश्वसनीय माना जाएगा। एक बड़ा दिलचस्प हुआ दिवाकर जी, आज अब बीजेपी की तरफ से कौन मुख्यमंत्री के कुर्सी पे बैठेगा इसकी तस्वीर तो कुछ घंटे में साफ हो जाएगी, लेकिन जेडीयू के 2 बड़े नेता एक अन्य मार्ग में नीतीश कुमार से बैठक करने के बाद सम्राट चौधरी के घर पे पहुंचते हैं, जो डिप्टी सीएम है, गृह मंत्री हैं। कुछ देर के बाद निकलते हैं, उसके बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पहुंचते हैं। तो सम्राट चौधरी के कद को आप कैसे देखते हैं? आपको लगता है कि एक बड़ा इशारा धीरे धीरे मिलने लगा है? देखिए 2020 के बाद आप राजनीतिक परिस्थितियों पर ध्यान दीजिए, राजनीतिक हालात पे ध्यान दीजिए, तो सम्राट चौधरी लगातार उनका कद बढ़ता गया है। मैं कई पड़ाव का जिक्र आपसे करूंगा। पहला पड़ाव जब उनको नेता प्रतिपक्ष बनाया गया था बिहार विधान परिषद में, उनको टास्क दिया गया था कि लालू प्रसाद और नीतीश कुमार की जो महागठबंधन की सरकार है उसको फेस करना है। उन्होंने बखूबी उस टास्क को निभाया। दूसरा मौका तब आया जब नीतीश कुमार की एनडीए में वापसी हुई और सम्राट चौधरी ने ज़रूरी जो बहुमत के आंकड़े हैं उसका इंतजामात किया। फिर उसके बाद तीसरा मौका तब आया
जब एनडीए में वापसी के बाद चुनाव हुए 2024 के लोकसभा चुनाव हुए, 2025 के लोकसभा चुनाव हुए, सम्राट चौधरी स्टार प्रचारक की भूमिका में रहे और बड़े नेताओं के मंच पर दिखाई दिए। फिर उसके बाद 2025 में नई सरकार गठित हुई तो सम्राट चौधरी को गृह विभाग मिला। वो गृह विभाग जो नीतीश कुमार के पास करीब नीतीश कुमार 2005 से चीफ मिनिस्टर रहे और उनके पास ही ये गृह विभाग रहा। एक इसी में हम कंटिन्यू कर देते हैं। एक बड़ा दिलचस्प था कि समृद्धि यात्रा में जब लोग जा रहे थे मंच पे, तो नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी का जो बॉन्डिंग था वो हर जगह तस्वीर देखी, हमारे दर्शकों ने देखा। उसके बाद सम्राट चौधरी और निशांत कुमार की भी बॉन्डिंग हम लोग ने एक होटल में देखा था, जो काफ़ी आत्मीयता से मुलाकात करे। नीतीश कुमार से भी अच्छा तालमेल, निशांत कुमार से भी अच्छा तालमेल, यानी कि एक रणनीति के तहत धीरे धीरे बीजेपी ने बहुत कुछ बढ़ाना शुरू कर दिया था। जी बिल्कुल। और हमारे जो सीनियर एडिटर हैं मनोज मलयाली जी कई बार इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि जो काम बीजेपी के कैलाशपति मिश्र और सुशील मोदी ने नहीं किया वो सम्राट चौधरी ने किया है। सम्राट चौधरी जो बीजेपी और संघ को सीधे बिहार में बीजेपी को सीएम की कुर्सी नहीं मिली, तो वो कुर्सी जो है सीधे सम्राट चौधरी ने हासिल की। सम्राट चौधरी की जो परवरिश हुई है वो समाजवादियों के बीच हुई है। वो जानते हैं कि सत्ता का खेल कैसे, सत्ता के जो है विषाद जो है कैसे बिछाए जाएं और कैसे सामाजिक समीकरणों को साधा जाए। तो जब ज़रूरत हुई सम्राट चौधरी ने अपना कद दिखाया और इसीलिए बीजेपी उनको बड़े बड़े टास्क देती गई। और अब जो है सम्राट चौधरी को जो कयास लग रहे हैं, सीएम की रेस में सबसे आगे हैं, तो बिहार का सबसे बड़ा जो है टास्क उनको मिलने जा रहा है। अच्छा सर, एक सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है। जिस दिन नीतीश कुमार से जो नई सरकार बनी और गृह मंत्री का जो प्रभार था उस सम्राट चौधरी को दे दिया गया, क्या हम माने कि उसी दिन ये तय हो गया था कि आने वाले समय में सम्राट चौधरी बिहार की कुर्सी संभाल सकते हैं? जी बिल्कुल। जिस दिन से नीतीश कुमार जिस विभाग को देखते रहे हैं मुख्यमंत्री, बतौर मुख्यमंत्री उनके पास गृह विभाग भी रहा है। ज़्यादातर राज्यों में मुख्यमंत्री अपने पास ही गृह विभाग रखते हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने खास तौर पे कभी भी गृह विभाग को बीजेपी से शेयर नहीं किया। लेकिन सम्राट चौधरी जैसे ही नंबर 2 की हैसियत पाते हैं उनको गृह विभाग की अहम जिम्मेदारी भी मिलती है। उसी दिन से ये तय हो गया कि सम्राट चौधरी को आने वाले वर्षों में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर्यवेक्षक बनकर आ रहे हैं, ये कैसे देखते हैं? चूंकि केंद्र के बड़े नेता माने जाते हैं और उनका एक बड़ा कद है, उनका यहाँ पर पर्यवेक्षक बन के आना कैसे देखते हैं? देखिए, बीजेपी कोई भी काम करती है तो उसमें स्ट्रेटजी होती है। केंद्रीय कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और जिस वर्ग से आते हैं वो ईबीसी कैटेगरी में माना जाता है बिहार में। और बीजेपी की परिपाटी रही है कि डेमोक्रेटिक सेटअप दिखाने के लिए बीजेपी विधायक दल की बैठक कराती है और उसमें सबकी रजामंदी और सर्वसम्मति से कोई नया चेहरा तय किया जाता है जिसको बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है। तो उसी परिपाटी को फॉलो करते हुए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को बुलाया जा रहा है और बिहार में सामाजिक समीकरणों को ध्यान में रखते हुए उनको ये दायित्व दिया जा रहा है। तो मतलब ये बीजेपी संदेश देती है कि हर बड़े काम को वो समाज के जो हाशिए पे पड़े लोग हैं उनको हर बड़े काम में बड़ी जिम्मेदारी, अहम जिम्मेदारी दी जाती है। तो सम्राट शिवराज सिंह चौहान के ज़रिए बड़े संदेश देने की कोशिश करी है, सामाजिक संदेश के साथ साथ राजनीतिक संदेश देने की कोशिश कर रही है। और सम्राट चौधरी तो पिछड़े ब्लॉक के बड़े नेता के तौर पर उभरे ही हैं। अच्छा, एक सर अब एक सवाल निशांत को लेके भी ले लेते हैं, क्योंकि निशांत कुमार राजनीति में कभी सक्रिय बहुत नहीं रहे, हाल के दिनों में सक्रिय दिखे। निशांत कुमार को अगर डिप्टी सीएम की कुर्सी पे बिठाया जाता है, आपको लगता है कि निशांत कुमार के लिए इतना आसान होगा? देखिए, अगर पीछे के राजनीतिक इतिहास को देखें, देश के राष्ट्रीय राजनीति को ध्यान में रखें तो कई ऐसे चेहरे आए जिनको लेकर बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं लगाई गई थी। नवीन पटनायक उसमें से उदाहरण है। बीजू पटनायक के साथी जो समाजवादी साथी हैं उन पर व्यंग किया करते थे कि नवीन पटनायक क्या बीजू पटनायक के कद के बराबर आ पाएंगे। लेकिन नवीन पटनायक जब राजनीति में कदम रखें तो उन्होंने अनएक्सपेक्टेड जो है फैसले लिए और लगभग उड़ीसा की राजनीति में 2 दशक से ज़्यादा वो जो है छाए रहे हैं, उड़ीसा की राजनीति के पर्याय रहे हैं। और अभी भी नवीन पटनायक का कद जो है छोटा नहीं हुआ है। उसी तरीके से चौधरी अजीत सिंह
का जिक्र होता था कि चौधरी चरण सिंह के बेटे चौधरी अजीत सिंह राजनीति में सफल हो पाएंगे, लेकिन कई सरकारों में वो केंद्रीय मंत्री रहे और एक लंबी राजनीतिक पारी खेले। तो कई ऐसे चेहरे होते हैं जिनको कयास लगाया जाता है कि क्या उम्मीद के मुताबिक वो कर पाएंगे प्रदर्शन, और कई ऐसे भी होते हैं जो बहुत सारी उम्मीदें जगा के लाते हैं और उसके बाद जो है वो फिस हो जाते हैं। अच्छा, एक सर ये भी सवाल है कि चूंकि एनडीए में 5 गठबंधन के सहयोगी हैं, तो अब नीतीश कुमार अब नहीं रहेंगे, भले मार्गदर्शक की भूमिका में रहेंगे, लेकिन बाकी चिराग पासवान हो, उपेंद्र कुशवाहा हो और जीतन राम मांझी, उनके लिए कितना मतलब परिस्थिति कैसे देखते हैं? उन तीनों गठबंधन के जो बड़े नेता हैं, अगर सम्राट चौधरी बनते हैं तो परिस्थिति आपसी तालमेल कैसे देखते हैं? देखिए, सम्राट चौधरी के साथ जो नौजवान नेता होंगे उनके साथ तो उनकी ठीक ठाक जुगलबंदी देखने को मिल सकती है। निशांत के साथ जिस तरीके से उनका कंफर्ट दिखकर सामने आया तस्वीरों में, तो उसके संकेत मिले हैं कि निशांत के साथ वो अच्छा कुछ कर सकते हैं। बाकी अगर एनडीए के घटक दलों के नेताओं को देखें, उपेंद्र कुशवाहा से ही शुरुआत करिए। उपेंद्र कुशवाहा को अगर देखें तो उपेंद्र कुशवाहा और सम्राट चौधरी एक ही जाति वर्ग से आते हैं, तो पर्सनालिटी क्लैश जैसी भी बातें होती है राजनीति में। तो आप एक ही अगर राजनीतिक आधार पे खड़े हैं तो प्रतिद्वंदिता होती है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा और सम्राट चौधरी में कंफर्ट लेवल ठीक ठाक है, क्योंकि मैंने देखा है कि जब 2015 से 17 जब सम्राट चौधरी राजनीति में कहीं अलग थलग पड़ते दिखाई दिए तो उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा से भी संबंध साधा था। उस वक्त उन्होंने ज़रूर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी ज्वाइन नहीं की, लेकिन उनके साथ वो मिलकर काम करना चाहते थे। फिर बाद में वो आनंद और ऐसे कई सियासी इशारे हैं जिसको लेकर चर्चा लगातार हम करते रहेंगे, क्योंकि कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण होगा। लेकिन हलचलें जिस तरीके से आज बढ़ी हैं, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड एक एक अपडेट अपने दर्शकों को देता रहेगा।